दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मीना जादव है और आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। और जो हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रहा है वो वही सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो आज हम अध्याय पढ़ने वाले हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो हम आगे देखते हैं। इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, वो क्या क्या दिए हुए देख लीजिए। वह है तंत्रिकीय तंत्र, मानव का तंत्रिकीय तंत्र, कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब हम देखते हैं इसमें जो भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो शुरू का परिचय दिया हुआ देखते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंगतंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता सम अवस्था बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, वो एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरणार्थ, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। जब शारीरिक व्यायाम बंद हो कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियों, वृक्क व अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती है। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकीय तंत्र एवं तंत्रिकीय समन्वय की क्रियाविधि जैसे तंत्रिकीय आवेग का संचरण तथा आवेगों का सिनेप्स से संचरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें यही बताया गया कि जैसे कि हम कुछ भी काम करते हैं, मतलब व्यायाम करते हैं, तो एक हमारे सांस फूलती है तो हमारा जो वाहिनियाँ होती है, फुफ्फुस फेफड़े होते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करना चालू करते हैं। हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है वो। लेकिन जैसे में हम दौड़ना या फिर व्यायाम करना बंद कर देते तो वो वापस स्थापित हो जाते। तो वो क्यों होते हैं, तो वही पढ़ेंगे हम। फिर ये तंत्रिकीय तंत्र दिया हुआ है। सभी प्राणियों का तंत्रिकीय तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें तंत्री कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकीय गठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरणतः हाइड्रा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिकीय तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क से अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मतलब जो कशेरुक प्राणी हैं वो है ना, ठीक है, मानी कि हम भी कशेरुक में ही आते हैं तो अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। स्तनधारी तो ओबेसली और बहुत भी। फिर है मानव का तंत्रिकीय तंत्र। अब मतलब हमारे बारे में जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। याद रख लेना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब दिया हुआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, जहाँ सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। परिधीय में के बारे में बोला है। सबसे पहले तो हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था उसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आ गए, लेकिन अब परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, संवेदी या अभिवाही और चालक प्रेरक या अपवाही। अभिवाही अपवाही या संवेदी या प्रेरक या मतलब चालक हो सकते हैं। ठीक है। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिकीय तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिकीय तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशी में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में
विभाजित होता है वो कौन कौन से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र व परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएँ, तंत्रिका तंतु, कोशिकाएँ एवं जालिकाएँ सम्मिलित हैं जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचारित होता है। फिर आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आगे, वो दिया है तंत्री कोशिका न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है, कोशिकाएं, दुम्राक्ष व तंत्रिकाक्ष। ठीक है, न्यूरॉन से या फिर बोलो हम जो बोलते हैं तंत्रिका कोशिका बोलते हैं वही वाली है ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है। इसमें देखो लीजिए अब, इसमें क्या है, दुम्राक्ष है, ग्रेन्यूल्स कोशिका का केंद्रक है, श्वान कोशिका है ये वाली। फिर आप आगे देख सकते हो कि इसमें तंत्रिकाक्ष है, माइलिन आवरण है, रेनवियर के नोड हैं, फिर तंत्रिकाक्ष शिरा, सिनेप्टिक पुटिका है, तो ये आप याद रख सकते हो। फिर हम आगे देखते हैं, आगे ये है कोशिका इकाई में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग वो विशेष दानेदार अंगक निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, जो कि हम देखे भी। छोटे तंतु जो कोशिका इकाई से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, दुम्राक्ष कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका इकाई की ओर भेजते हैं। एक तंत्री कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है, इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ीनुमा संरचना सिनेप्टिक नोब जिसमें सिनेप्टिक पुटिकाएँ होती है। इनमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिका इकाई से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिकीय पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष एवं दुम्राक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूह में बांटते हैं। जैसे बहुध्रुवीय होते तो एक तंत्रिकाक्ष व 2 या 2 से अधिक दुम्राक्ष युक्त जो प्रमस्तिष्क वल्कुट में पाए जाते हैं, तथा द्विध्रुव होते हैं वो क्या है, एक तंत्रिकाक्ष एवं एक दुम्राक्ष जो जटिल पटल में पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष 2 प्रकार के होते हैं, आच्छादी व आच्छादीन। ठीक है, कौन होते हैं, आच्छादीन और आच्छादीन। तो वो आच्छादीन और आच्छादीन क्या होते हैं, तो आच्छादी होते हुए तंत्रिकाक्ष तंतु श्वान कोशिका से ढके रहते हैं जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। सामान्यतः स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। फिर आगे दिया हुआ है तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। देखिए, फिर तंत्री कोशिकाएं न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य है। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस तथा क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होता है। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में के प्लस तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा सोडियम प्लस की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रति चक्र 3 सोडियम बाहर की ओर व 2 पोटेशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभांतर को विराम कला विभव कहते हैं। फिर आगे दिया हुआ है, आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवीय झिल्ली पर आवेग होता है तब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम आयन तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। ए स्थल पर झिल्ली की
विपरीत ध्रुवंत होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। यह झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रिया विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते चित्र जो है वो ये वाला, मतलब एक बोला था कि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ए और बी जो बताया था इसमें देख लीजिए आप, ये वाला है और ये वाला है, देख सकते हो दोनों चित्र। फिर हम आगे देखते हैं। तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे जैसे स्थान बी झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली के आंतरिक सतह पर आवेग विभव संचरण होता है ना। अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न करता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समानांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम आयन के लिए बड़ी पारगम्यता क्षणिक होती है। उसके तुरंत पश्चात पोटेशियम आयन की प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षण के भीतर पोटेशियम आयन की झिल्ली के बाहरी ओर परासरित होता है और उद्दीपन के स्थान पर विराम का विभव पुनः संग्रह करता है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आवेगों का संचरण। क्या पढ़ेंगे? आवेगों का संचरण। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं आवेगों का संचरण। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो भी सकती है या नहीं भी। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स एवं रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियाँ एक दूसरे के समीप होती है। किस में होती है समीप? तो विद्युत में, यानी कि करंट होता है तो तारा आसपास से, इसे याद रख लेना। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेगों के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्सिस संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युत सिनेप्सिस बहुत कम पाए जाते हैं, हमारे अंदर जो होते हैं वो रासायनिक सिनेप्सिस पाए जाते हैं, याद रख लेना। फिर आगे दिया हुआ है, रासायनिक सिनेप्सिस पर पूर्व एवं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियाँ द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती है, जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। सिनेप्टिक दरार यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें जो भरा होता है ये वाला सिनेप्टिक दरार है, इसमें दिया होगा ये वाला सिनेप्टिक दरार है, मतलब ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, गोल गोल जो दिख रहा है। फिर आगे दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं किस प्रकार पूर्व सिनेप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं। सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रासायनिक सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुटिकाएँ तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुँचता है, यह सिनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आगमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक व अवरोधक हो सकता है, मतलब कि रुक भी सकता है और नहीं भी रुक सकता है। अब है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व तंत्र मानव मस्तिष्क, मतलब हमारा जो दिमाग है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या दिया हुआ है? मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों, क्रियाओं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। मतलब जो भी होता है हमारा मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है, इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग की हमेशा बात आती है, इसलिए थोड़ा सा मतलब देख लेते हो। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजेज से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरामीटर, बहुत पतली मध्य परत एरेक्नोइड और एक आंतरिक परत पायामीटर, जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है, कहलाती है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। जो आगे पाया जाता है अग्र मस्तिष्क, बीच में मध्य और पीछे पश्च मस्तिष्क।
अब हम देखें कि जो मस्तिष्क की खोपड़ी है उसके भीतर की मतलब जो परत होती है वो 3 परतें होती है। कौन सी? बाहरी परत होती है ड्यूरामीटर, और मध्य परत होती है एक्नोइड, और अंदर वाली परत होती है पायोमीटर। ये अच्छे से याद रख लेना क्योंकि ये भी आगे पीछे करके पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है उसके नीट में भी और बोर्ड में भी, जहाँ पे भी आप दे सकते हो एग्ज़ाम। फिर इसका ही हम चित्र देख लेते हैं कि कौन क्या दिया हुआ है। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। अब पहले अग्र मस्तिष्क पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ अग्र मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है, याद रख लेना। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी लंबवत विदर प्रमस्तिष्क की 2 भागों दाएं एवं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त होती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पल्स कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। फिर आगे दिया हुआ है प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है जिसे प्रमस्तिष्क वल्कुट कहते हैं तथा यह सुनिश्चित गतों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क वल्कुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काई सांद्रित होकर इसे एक रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क वल्कुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं। तो इस प्रकार न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और न ही संवेदी। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पद के रेशे माइलिन आच्छाद से आवृत रहते हैं जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस परत को सफ़ेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लपेटा होता है जिसे जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्राव करती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करते हैं। याद रख लेना, हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में हम देखे हैं मध्य मस्तिष्क। हमारा जो अग्र मस्तिष्क वो हो चुका है हमारा, और हम अब पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। मतलब पश्चिम मस्तिष्क में पोन्स होता है और वो जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है वो, और अग्र मस्तिष्क किसे थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभरों का बना होता है जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजिनम कहते हैं। फिर हम पश्चिम मस्तिष्क है। पश्चिम मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। पोन्स रेशेनुमा पद का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में शोषण, हृदय परिसंचारी, प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा मध्य मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। अब हम देख सकते हैं इसका चित्र क्या दिया हुआ है। ये रहा जो हमारा सबसे पहला था, हमारा जो प्रमस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन आ जाता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये रहा थैलेमस, यह हाइपोथैलेमस है। और ये अग्र मस्तिष्क में जो ये वाला अलग श्वेत धूसर से वो वाला था। प्रमस्तिष्क का ये गोलार्ध पाए जाते हैं वो भी दिया हुआ था। फिर आप देख सकते हो इसमें कार्पल्स कैलोसम जो भी इसमें पाया जाता था। और ये हमारा जो मध्य मस्तिष्क है इसमें वो ये रहा, इसमें बोला था पोन्स के बीच और अग्र मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है। फिर पश्चिम मस्तिष्क में पोन्स, अनुमस्तिष्क मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आता है। फिर प्रमस्तिष्क तरल। फिर बाद में स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु है जो कि इससे जुड़ा होता है मेडुला। ठीक है, वही बताया था, आप देख सकते हो। इसी के साथ हमारा होता है ये पूरा समाप्त तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसका सारांश है, आप जरूर पढ़ें। सारांश है क्योंकि सारांश हमें जो चीज़ें दी हुई रहती जो हम पढ़ते हैं उसका सारांश दिया रहता। आप कोशिश करिए खुद ही पढ़े। कोई रहता है कि जो आगे ऊपर नहीं दिया होगा लेकिन सारांश में बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं, और इसके अभ्यास प्रश्न सारे करते जाइए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव करिए, और आप बोर्ड की तैयारी भी साथ में ही कर रहे हो या बोर्ड की ही कर रहे हो तब भी आप ये पढ़िए
क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और यानी कि सही विकल्प वाले भी प्रश्न भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें। और आप यहाँ तक देख रहे हो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा वीडियो अच्छा लगते हो, पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के शेयर कर सकते हो। तो यार ज़रूर करिए, कर ही तो सकते हो, उसमें आपका कोई नहीं जाता। यार बहुत मेहनत लगती है। अगर आपके एक सब्सक्राइब और एक शेयर लाइक से, एक व्यू से भी मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगला वीडियो लेके आऊँ। तो ये सीरीज़ जैसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही आप आगे बढ़ते फूलते रहे। और आप कमेंट करना कि आज अपने आपके स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी हो आप, या फिर नीट की तैयारी करो कोचिंग में या फिर कहाँ पे भी हो, तो आप क्या आज एंजॉय करें, कोई पार्टिसिपेट किया कि नहीं वो बताना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।